जय मातेश्वरी माँ सरस्वती आपको प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी HPS एजुटेक चैनल पर आप देख पा रहे हैं जोधपुर राजस्थान से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, लगातार आपको मैं वीडियो अवेलेबल करवा रहा हूं। जितना मुझसे साथियों हो पाता है मैं आपका सहयोग करने की कोशिश करता हूं और मैं यही उम्मीद करता हूं आपसे कि साथियों ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और नोट्स बनाएं और एक मार्गदर्शिका या ऑथेंटिक बुक के साथ में आप अपना अध्ययन रेगुलर करते रहें। दोस्तों, पढ़ाई अगर जब अपन करते हैं ना तो उसके लिए सबसे बड़ा एक गुण चाहिए मेहनत और निरंतर अभ्यास। आपने सुना होगा दोस्तों, कवि बिहारी वृंद का एक दोहा है कि दोस्तों, रसरी आवत जात है सील पर होत निशान और करत करत अभ्यास ते दोस्तों करत करत अभ्यास ते वाला जो दोहा मेरे दिमाग से मिस हो गया। रसरी आवत जाते सील पर होत निशान वाला, यानी रस्सी को दोस्तों घसते घसते पत्थर पर भी निशान हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, आप जो है रसरी आवत जाते हैं सील पर होत निशान, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान। तो साथियों, रस्सी से अगर पत्थर घिस सकता है तो अभ्यास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। पता नहीं भगवान की क्या इच्छा थी, जितना मुझसे संघर्ष हुआ मैंने संघर्ष किया और आज भी हर रोज दोस्तों जितना होता है शरीर उत्तर देता है, करते हैं। लेकिन मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, ईमानदारी से मेहनत से आप अपना अध्ययन कीजिएगा और अपने माता पिता का नाम कमाइएगा। दुनिया क्या कहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस समय दोस्तों मैं अध्ययन कर रहा था कई प्रकार के टॉन्ट मिलते थे और आप सभी को पता है कि यह क्षेत्र ही ऐसा है, इसमें आपको ताने सुनने पड़ेंगे। कई ताने सुनने को मिले थे, फिर भी मैंने चुनौतियों का सामना किया डट करके, आज आपके सामने खड़ा हूं। इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी तो कई व्यक्तियों ने कहा था कर लोगे कुछ, कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, कोई नहीं पहचानेगा, उसके लिए ये चाहिए वो चाहिए, बहुत कुछ कहा साथियों। आज आपके सामने हाजिर हूं और मेहनत आपके सामने है। बस मैं तो इतना कह रहा हूं कि वाकई में आपको दोस्तों आज के समय में अगर ऑनेस्टली आपको मेहनत लग रही है तो प्लीज इस भाई की सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों चैनल जो है सब्सक्राइब एंड शेयर करें, हर भाई तक पहुंचाएं। बस इतना आपसे विनम्र निवेदन है और वो भी मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं साथियों कि अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है तो यह काम जरूर करें। प्लीज कमेंट करके मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं ताकि हमको यह पता चले कि हमारी मेहनत किसी भाई के लिए लाभदायक हुई या नहीं। बस इतना दोस्तों कहना था। अब मैं आपके सामने आज प्राचीन भारत का इतिहास जो है उसका प्रथम चैप्टर जो है प्राचीन भारत का इतिहास वो अपन पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसमें साथियों आपने पढ़ा होगा, ध्यान से सुनना, प्राचीन भारत के इतिहास की जो जानकारी है वो किन स्रोतों से मिलती है वो मैंने आपको कल बता दिया दोस्तों। मुख्य रूप से प्रामाणिक पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं, बाकी साहित्यिक स्रोतों से भी मिलती है। अब यह जो प्राचीन भारत का इतिहास है ना साथियों, इसको अपन मुख्य रूप से बात करें तो ध्यान से सुनना, इतिहास को 3 कालक्रम में दोस्तों बांटा जाता है। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल। दोस्तों कहीं पर प्राक आ जाए ना तो भी आप डरना मत, क्योंकि मुझे पता है कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन कंफ्यूजन सवाल गलत करवा के रहता है और वो सवाल गलत होता है जो हम बार बार पढ़ते हैं, इसलिए ध्यान रखना। अब दोस्तों कहीं पर इसका जो कालक्रम है आपको मिलेगा अज्ञात समय, यानी इतिहास की शुरुआत से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का ध्यान रखना। लेकिन कहीं पर जो है आपको यही समय जो है दोस्तों 25 लाख से लेकर के आपको मिल जाता है 10,000 ईसा पूर्व। तो अलग अलग कहीं पर आपको 9,000 मिल सकता है। आप डरे नहीं दोस्तों। पहली बात तो यह कालक्रम आपको कोई नहीं पूछता। दूसरी बात जो है यह कोई तिथियां प्रामाणिक नहीं होती है, हमने केवल अनुमान लगाया है। समझ में आ गई बात? आप इतना डरे नहीं। चलिए तो अलग, मैं पहले ही बोल रहा हूं, फिर आप कमेंट कर दोगे सर आपने गलत बोल दिया। कहीं पर आपको 25 लाख से 10,000 भी मिल सकता है, कहीं पर आपको इतिहास की शुरुआत से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक भी मिल सकता है, प्राग ऐतिहासिक काल। इसलिए आप बिल्कुल भी नहीं डरे साथियों, ध्यान रखना इस चीज से। चलो अब देखो मैं आपको बात करूं आपके सामने दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक जो काल है ना, ध्यान से सुनना। इस काल देखो 3 काल है, प्राग ऐतिहासिक,
आद्य ऐतिहासिक, पूरा नहीं लिख रहा हूं, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। समझिएगा साथियों, ऐतिहासिक काल। अब जो है यह प्राग ऐतिहासिक काल जो है ना साथियों, सामान्य रूप में इसको प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज कहते हैं। क्या मतलब क्या होता है प्राग ऐतिहासिक काल का, बस इतना ध्यान रखें साथियों। उस समय मानव को लिखने का ज्ञान नहीं था, इतिहास की जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होती है। वो काल प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। जो मैं आपको बता रहा हूं ना वो ध्यान रखें, बाकी आपको अलग अलग समय जो है अलग अलग कालक्रम किताबों में मिल जाएगा। मैं जो बता रहा हूं वो भी आप थोड़ा दिमाग में रखें। इसको दोस्तों मैं अज्ञात समय यानी इतिहास की शुरुआत से लेकर के दोस्तों इसका जो मैं कालक्रम जो रख रहा हूं वो 2500 ईसा पूर्व रख रहा हूं। क्यों साथियों, ध्यान से सुनना, मेरे इसके रखने के पीछे कारण है और मैंने कई किताबों में अध्ययन किया तो मुझे पता चल रहा है। आप पढ़ रहे हो कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल से शुरू होती है, बिल्कुल, तो ध्यान रखना सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से माना जाता है। इसका मतलब ये आद्य ऐतिहासिक काल 2500 ईसा पूर्व से आरंभ हो गया होगा। अब दोस्तों कहीं पर ये अलग अलग जो तारीखें मिलती है तो वो इसलिए मिलती है क्योंकि सब क्षेत्र में एक साथ ये काल नहीं आया था, अलग अलग क्षेत्र में समानांतर रूप से चलता रहा, इसलिए इतिहासकार जो है इसको एक निश्चित तिथिबद्ध में रखते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना अज्ञात समय से 2500 ईसा पूर्व ध्यान रखना। अब दोस्तों अपन जो है आज केवल प्राग ऐतिहासिक काल ही पढ़ेंगे। ध्यान रखना प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो देखो प्राग ऐतिहासिक जो काल है, प्राग ऐतिहासिक काल, यह जो काल है ना साथियों, यह 3 भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहले तो ध्यान रखना प्राग ऐतिहासिक काल, वापस बोल रहा हूं, किसको कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वो काल जिसमें मानव पूर्ण रूप से असभ्यता, अनसिविलाइज था, उसको लिपि यानी लिखने का ज्ञान नहीं था साथियों। तो इसलिए इस इतिहास की जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होती है, और पुरातात्विक साक्ष्यों में भी दोस्तों उस समय ज्यादातर केवल पत्थर का प्रयोग होता था। पत्थर को कहते हैं पाषाण, इसलिए दोस्तों इस काल को पाषाण काल कहते हैं। समझ में आ गई? तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया साथियों। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ध्यान रखना, पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल, अंग्रेजी में कहते हैं पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ध्यान रखिएगा साथियों, मैं इसका जो समय है इतिहास की शुरुआत से इतिहास के आरंभ, सामान्य 25 लाख, कहीं पर आपको अलग अलग तिथियां मिल सकती है। मैं ध्यान रखना इतिहास के आरंभ से लेकर इसका जो कालक्रम है वो रख रहा हूं 8000, कहीं पर आपको 9000 मिल सकता है, कहीं पर आपको 10,000 मिल सकता है। मैं वापस बोल रहा हूं साथियों, इस पर आप अपना ज्यादा दिमाग खराब ना करें, बस इनकी विशेषताएं जो है उस पर ज्यादा ध्यान रखिएगा बस। बाकी तिथियों कोई नहीं पूछने वाला, आपको मैं वापस बोल रहा हूं, ध्यान रखना। तो यह जो है इतिहास के आरंभ से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। 8000 से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक का जो काल है ना वो मध्य पाषाण कालीन माना जाता है। और दोस्तों 4000 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। इससे आगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता शुरुआत हो जाती है, प्रोटो हिस्टोरिक एज आ जाता है। वापस बोल रहा हूं, इन तिथियों में आपको हर किताब में अलग अलग परिवर्तन मिलेगा, आप डरिएगा मत, मैं वापस बोल रहा हूं, कंफ्यूजन मत होना साथियों, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इस पूरा पाषाण काल को भी आगे चलकर 3 भागों में विभाजित करते हैं। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल, ठीक है ना, या निम्न पूरा पाषाण काल, कहीं पर आपको निम्न लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो आप डरिएगा मत। बस मेरा कहने का मतलब यह है, आप कंफ्यूजन हो जाते हो शब्द को देखकर, कंफ्यूजन नहीं होना है, बस आपको पूरा पाषाण काल ध्यान रखना। क्यों कहते हैं? क्योंकि पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय केवल पत्थर का ही प्रयोग होता है, औजार वगैरह सब कुछ पत्थर के ही बनते थे साथियों, ठीक है ना। तो निम्न पूरा पाषाण काल, बस इतना आप समझ लो, ठीक है। यह तो एक चार्ट आप दिमाग में रखना। अब साथियों सुनो, सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूं, वो आप लिखना।
पहली बात, इतिहास का वो काल जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, लिपि का ज्ञान नहीं था, केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के प्रमाण मिलते हैं, प्री हिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल कहते हैं। दूसरा, प्रोटो हिस्टोरिक एज, आद्य ऐतिहासिक काल, इतिहास का वो काल जिसमें लिखित साक्ष्य आ गए और दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य भी थे, लेकिन उस लिपि को अभी तक अपन अभी समझ नहीं पाए हैं। ध्यान रखना, अभी पढ़ नहीं पाए हैं, हालांकि दावा कुछ इतिहासकार कर रहे हैं लेकिन अभी तक समझ नहीं पाए हैं, उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ते ही है। लिपि जो थी साथियों गोमूत्राकार भाव चित्रात्मक ऐसी लिपि थी, ध्यान रखना, तो अपन उसको अभी तक समझ नहीं पाए हैं। समझ में आ गई बात? चलो, तीसरा ऐतिहासिक काल दोस्तों हिस्टोरिक एज जो है वो आधुनिक काल है, इसमें लिखित साक्ष्य भी है, पुरातात्विक साक्ष्य भी है, सब कुछ है, लिपि का ज्ञान भी हमें पूरा है, हम समझ पा रहे हैं, बस इतना ध्यान रख लेना, ज्यादा कंफ्यूजन मत होना। दूसरी बात, इतिहास दोस्तों सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में शुरुआत होती है यूनानियों से द्वारा, और ध्यान रखना यूनानी इतिहासकार माने जाते हैं हेरोडोटस, जिन्होंने सर्वप्रथम एक ग्रंथ लिखा हिस्टोरिका, वो ध्यान रखना हिस्टोरिका ग्रंथ लिखा था साथियों, हिस्टोरिका। और इस ग्रंथ में इतिहास की व्यवस्थित जानकारी काफी मिलती है, भारत के संबंध के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ के कारण इतिहास के जो जनक है वो हेरोडोटस को कहते हैं। दो प्रसिद्ध ग्रंथ दोस्तों और है, प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार होमर होते हैं, जिन्होंने दोस्तों इलियड, ये भी लिख लेना, काफी बार पूछ लेता है, इलियड व ओडेसी कहते हैं, ओडेसी। और दोस्तों ये जो ग्रंथ है ना, उनको यूनान के महाकाव्य के नाम से भी संज्ञा दी जाती है, बस इतना जरूर याद रखिएगा। अब आप 3-4 बातें और लगे हाथों नोट्स कर लीजिएगा, फिर अपन जो है आगे बात करेंगे। दोस्तों सर्वप्रथम मानव ने जिस पशुपालन शुरू किया, तो जिस पालतू पशु को पाला वो था कुत्ता। तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम मानव ने किस पालतू पशु को पालना शुरू किया? कुत्ता था, ध्यान रखना, सर्वप्रथम। दूसरा, सबसे पहले जो दोस्तों औजार बनते थे वो पाषाण के थे, और पाषाण मतलब पत्थर, जिनमें स्फटिक पत्थर प्रमुख रूप से फेमस माना जाता है, या क्वार्टजाइट है, इस प्रकार के, ध्यान रखना, पत्थरों के औजार थे। फिर बाद में पशुपालन की शुरुआत हो गई तो हड्डियों व सींगों के भी औजार आ गए। सबसे पहले जो मानव ने दोस्तों फसल उगाई वो थी जौ, ध्यान से सुनना, जौ थी। कृषि की शुरुआत जब नियोलिथिक एज में जब होती है, नवपाषाण काल में, तो सर्वप्रथम उगाने का काम तो जौ का था, लेकिन दोस्तों प्रयोग किसको किया जो है खाने के लिए? वो गेहूं का था, सर्वप्रथम गेहूं का। मानव की उत्पत्ति अफ्रीका से मानी जाती है, एक एक शब्द लिख लेना दोस्तों, ये एक एक लाइन वाले फैक्ट है। कभी कभी मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम अफ्रीका से मानी जाती है, और साथियों अफ्रीका के उत्पत्ति होने के बाद ये जो सर्वप्रथम सबसे प्राचीन मानव है वो होमोनिड माना जाता है, होमोनिड, ये भी ध्यान रखना, होमोनिड। फिर आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो सीधा खड़े होकर चलने वाला मानव था, उसी की एक शाखा मानी जाती है जिनेंथ्रोप्स। ऐसे कई दोस्तों शाखा है। हमारे भारत में सबसे पहले जो है भूगोलवेत्ता हर्बर्ट रिजले जो थे, उन्होंने दोस्तों मानव का प्रजातियों के आधार पर वर्गीकरण किया, लेकिन वो जियोग्राफिकल सब्जेक्ट हो जाता है, वो बाद में बात करेंगे। हालांकि भारत के भूगोलवेत्ता BS गुहा ने भी किया था, लेकिन वो बाद की बात है, हमें केवल इतिहास पढ़ना है। चलो, मानव के द्वारा तो दोस्तों सबसे पहले धातु प्रयोग हुई थी, वो तांबा थी, ध्यान से सुनना, वो भी नियोलिथिक एज में आनी शुरू होती है, मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में, यह ध्यान रखना। तो तांबा सबसे पहली प्रयोग वाली धातु थी। मानव के द्वारा पहली बार प्रयोग में लिया गया जो औजार था वो दोस्तों था, ध्यान रखना, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी था, इसको भी ध्यान रखना, इसको दस्ती कुल्हाड़ी कहते थे, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फिश हैकेट, वो भी ध्यान रखना। आप समझ में आ गई? लोहे का प्रमाण दोस्तों कहीं पर भी नहीं था, यहां पर लोहा बाद में उत्तर वैदिक काल में आता है, यह भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, इतनी ध्यान आप जरूर रखें। अब देखो हम अभी इनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, सब करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो है पूरा पाषाण काल की जो जानकारी है, पाषाण काल की यह जानकारी भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 1842 की बात है। 1842 में, देखो मेरे दिमाग से नाम मिस हो गया, अभी बताएंगे आपको, मेरे दिमाग से नाम मिस हो गया साथियों। 1842 में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए जिन्होंने हमारे कर्नाटक के रायचूर जिले के लेगू सिगूर गांव से साथियों उन्होंने ये जो जानकारी दी थी पाषाण काल से, समझ अभी अपन बताएंगे। लेकिन दोस्तों वो अंग्रेजी थे, ध्यान में। 1863 में सबसे पहले पाषाण कालीन जो जानकारी है वो रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये अभी नाम आपको बताइए दोस्तों, ब्रूसफुट ने जानकारी दी। ध्यान रखना, इन्होंने व्यवस्थित रूप से
औजारों की खोज की। और मैं बता देता हूं आपको, तमिलनाडु का एक क्षेत्र है पल्लावरम, यह 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट, तमिलनाडु में पल्लावरम नामक जगह है दोस्तों, उस पल्लावरम से एक कलाकृति की खोज की थी पल्लावरम से, ध्यान रखना। इसलिए आपको पूछ लिया जाए ना साथियों कि बताओ प्राग ऐतिहासिक इतिहास के जनक कौन है, तो यही है रॉबर्ट ब्रूसफुट, याद रह जाएगा आपको। चलिए दोस्तों आगे चलकर ध्यान रखना, एक प्रसिद्ध व्यक्ति वे डी टेरा वे पीटरसन, बिजली ने धोखा दे दिया साथियों, कोई बात नहीं, मैं अभी बताऊंगा, ये 1842 में दिमाग से मिस हो गया, अभी बता देंगे आपको। डी टेरा वे पीटरसन, ध्यान से सुनना साथियों, 1935 के लगभग की बात है। डी टेरा वे पीटरसन ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इन इतिहासकारों ने हिमाचल प्रदेश के पास में जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं उसके क्षेत्र में दोस्तों सर्वेक्षण किया और जानकारी दी थी हमें इस पूरा पाषाण काल से संबंधित। 1861 में ये जो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे ना दोस्तों, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित थे। 1861 में ध्यान रखना, हमारे भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है, अलेक्जेंडर कनिंघम इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। तो साथियों अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक विभाग का जनक माना जाता है, यह भी आप ध्यान रखना। प्राग ऐतिहासिक काल के जो जनक है वो तो है साथियों हमारे, जिनका नाम मैंने बताया था रॉबर्ट ब्रूसफुट, और यह जो है ना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने सर्वेक्षण विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो इनको पुरातात्विक विभाग का जनक माना जाता है। ठीक है, चलो अब देखो दोस्तों, यह तो थी इंपॉर्टेंट जानकारी। और आपको मैं बताऊं, पूरा पाषाण काल में मानव के कोई भी जीवाश्म या अस्थि पंजर जो है हमारे भारत में नहीं मिलता है। मध्य पाषाण काल में ही जीवाश्मों की यानी मानव के अस्थि पंजर जो है या कोई जीवाश्म जो है हमारे भारत में मिलता है, यह भी ध्यान रखना। दूसरी बात दोस्तों, भारत में सबसे पहले जो है अगर अपन बात करें तो जो है मानव के साक्ष्य के जो प्रमाण है, जीवाश्म प्रमाण, वो मध्य पाषाण काल से मिलता है। और ये मिला कहां से है साथियों, तो देखो नर्मदा घाटी क्षेत्र में मिला था। और अगर स्थान पूछ ले तो हथनोरा मध्य प्रदेश है, ध्यान रखना। खोज किसने की, बताया जाता है प्रसिद्ध इतिहासकार अरुण सोनकिया ने इसकी खोज की थी, जिनमें अन्य इतिहासकार भी शामिल थे। अरुण सोनकिया का नाम दोस्तों, डॉक्टर अरुण सोनकिया का नाम आता है, तो वो भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए और दोस्तों आपको पूछ ले कि मानव के द्वारा प्रथम जो खोजी गई बस्ती जिसे अपन कहते हैं, जहां पर प्रमाण मिले पूरा पाषाण काल के या कोई औजार मिले, तो वो दोस्तों अतिरंपकम है। अतिरंपकम, वो भी आप जरूर ध्यान रखना। अतिरंपकम तमिलनाडु में पड़ती है, अतिरंपकम जगह, वहां यह भी माना जाता है। दोस्तों अगर अपन इस काल से संबंधित सबसे पूर्वी बस्ती मानी जाए तो वो ध्यान रखना चिरांद जगह है। चिरांद जगह है, यह तो है आपके सामान्य स्थल। अब देखो मैं आपको बताऊं, 3 इतिहास दोस्तों काल आप समझना, डरना नहीं है। पूरा पाषाण काल, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, क्या फर्क है इनमें देखो दोस्तों। इस काल में जो है एक एक बात आप नोट करते चलना। इस काल में मानव क्या था, एक शिकारी का जीवन व्यतीत करता, आदि मानव था, इतना सभ्य नहीं था। दूसरी बात, शिकारी का जीवन व्यतीत करते हुए दोस्तों मांस, कंदमूल, अंडे, कच्चे मांस को यूज करता, क्योंकि आग का प्रयोग नहीं हुआ था। हालांकि आग की जानकारी हो गई थी, लेकिन दोस्तों आग का प्रयोग नहीं हुआ। तो मानव शिकारी व संग्राहक का जीवन बीता था, कोई स्थायी निवास नहीं था, कोई पशुपालन नहीं था। औजार जो थे साथियों वो पत्थर के बने हुए थे, जिनमें मुख्य रूप से स्टेटिक पत्थर या स्फटिक पत्थर, क्वार्टजाइट, इस प्रकार के बने हुए थे। उस समय हड्डियों सिंगों के औजार नहीं थे, स्थायी जीवन बिताना उस समय नहीं था। तो ये बातें आप पूरा पाषाण काल में ध्यान रखना। एक दोस्तों मैं आपको और बात बताना भूल गया, यह नाम ध्यान रखना, थॉमसन। क्या है साथियों, नाम याद आते आते आता है, एक साथ में याद है। थॉमसन जो है यह दोस्तों इन इतिहासकार ने स्टॉकहोम संग्रहालय है साथियों, हमारे यूरोप महाद्वीप में, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम वर्तमान में। उस संग्रहालय में देखे गए साक्ष्यों के आधार पर इतिहास के इस प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया दोस्तों, जिसमें पाषाण संस्कृति, ताम्र संस्कृति और लौह संस्कृति, यह तीनों विभाग इस थॉमसन नामक इतिहासकार ने बांटे थे, वो भी ध्यान
आप रखना। चलिए अब दोस्तों जो है ये पूरा पाषाण काल की विशेषता मैंने बता दी, कृषि नहीं थी, पशुपालन नहीं था, आग का प्रयोग नहीं हुआ था, शिकारी का जीवन व्यतीत करता, भोजन के रूप में संग्रह यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने का ये भटकते रहते थे दोस्तों। कंदमूल, अंडे, मांस ये जो है वो खाता था, कच्चा बांस का प्रयोग करता, आग का प्रयोग नहीं हुआ। औजार में मुख्य रूप से कुल्हाड़ी का बना था, बड़े बड़े पत्थर के औजार होते थे। पूरा पाषाण कालीन स्थल में दोस्तों जो मानव था जिसको क्रो मैग्नम मानव कहते हैं, आधुनिक मानव की जाति उपजातियां दोस्तों क्रो मैग्नम, गैरीबाल्डी ऐसा कुछ है साथियों। तो वो जो है क्रो मैग्नम मानव क्या है, जिस गुफाओं में रहता तो अपनी रेखाकृतियां बना देता था साथियों, जिसे भित्ति चित्र कहते हैं। तो ध्यान रखना, हमारे भारत के संदर्भ में बात करूं तो एकमात्र स्थल है भीमबेटका की गुफा जो मध्य प्रदेश में पड़ती है दोस्तों। यहां पर लगभग 100 से ज्यादा गुफाएं बताई जाती है, ध्यान रखना। और इन गुफा ये 7 पहाड़ियों की एक श्रृंखला में है। इन गुफाओं की खोज की थी वीएस वाकणकर ने, यह भी आप थोड़ा ध्यान रखना। तो भीमबेटका की गुफाओं में दोस्तों तीनों ही काल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल के भित्ति चित्र मिलते हैं, यह भी ध्यान रखना। एक दोस्तों जो यह पूरा पाषाण काल की विशेषताएं हैं, भीमबेटका वगैरह आप क्षेत्र जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात करें मध्य पाषाण काल की तो ध्यान रखना, दोनों नव पाषाण और पूरा पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल ये मध्य पाषाण काल है। इस पाषाण काल में साथियों अग्नि का प्रयोग करना अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे साथियों यहां पर कृषि की शुरुआत जानकारी होनी शुरू हो गई, पशुपालन की भी जानकारी होनी शुरू हो गई थी। मानव के दिमाग में आ गया था कि स्थायी निवास करना अपने को शुरू करना चाहिए। पहिए का आविष्कार भी मानव को समझ में आ गया, लेकिन प्रयोग नहीं हुआ साथियों, ठीक है ना, यह थोड़ा ध्यान रखना। मध्य पाषाण काल में ये पत्थर के जो औजार थे वो दोस्तों धीरे धीरे छोटे होते गए, इसीलिए छोटे को कहते हैं माइक्रो। तो और पत्थर के थे तो माइक्रोलिथ औजार इस समय आए थे, माइक्रोलिथ औजार जो है इस समय आए थे। इस पूरा पाषाण काल में दोस्तों ध्यान रखना, जो पत्थर के औजार थे वो फलकों के समान थे, तो इसको फलकीय संस्कृति भी कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से एग्जामिनर हमारे साथ में धोखा करता है। पूरा पाषाण काल के भी 3 भाग हैं, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण, नव पूरा, तो अलग वो आपको दे दे अलग अलग भाग। तो ध्यान रखना, मध्य पूरा पाषाण काल को फलकीय संस्कृति कहते हैं। लेकिन मैं ये जान रहा हूं इतना आपके दोस्तों दिमाग से बाहर चला जाएगा, इसलिए ध्यान रखें यहां तक आप। मध्य पाषाण काल में जो औजार थे वो माइक्रोलिथ औजार कहलाए, लघु अश्व यानी लघु छोटे पत्थर के नुकीले बने थे। और दोस्तों वही शिकार का जीवन था, अभी तक आग का प्रयोग कच्चे मांस ही था, स्थायी जीवन रहना शुरू नहीं किया। कृषि की जानकारी हो गई, पशुपालन की जानकारी भी हो गई, प्रथम पशुपाला था कुत्ता, बस ये थोड़ा ध्यान रखना आप। चलिए और इसकी जानकारी भारत के संदर्भ में बात करूं तो दोस्तों एसीएल कार्लाइल 1857 के समय जो है एसीएल कार्लाइल जो है उसके उन्होंने हमें इस संबंध से जानकारी प्राप्त होती है। बाकी अन्य इतिहासकार भी जानकारी जो है देते हैं। अब ध्यान रखना, प्रसिद्ध अगर भारत के संदर्भ में बात करूं इन स्थलों की तो वैसे तो कई स्थल है, लेकिन दोस्तों मध्य पाषाण काल में एक तो भीमबेटका की गुफा, ध्यान रखना, भित्ति चित्र तीनों ही काल के मिलते हैं। और अन्य स्थल है तो दोस्तों जैसे बागोर, यह भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है। यहां से अब इस काल से दोस्तों धीरे धीरे पशुपालन की शुरुआत हो जाती है, तो प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य भी कहां से मिलेंगे, बागोर। एक दोस्तों आदमगढ़, यह मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना। और एक लंगनाज, यह गुजरात में है, गुजरात में। कोलडीवा, यह भी ध्यान रखना, चावल संस्कृति से संबंधित, चावल का दोस्तों प्रयोग जो है वो कोलडीवा से मिलता है। तो ऐसे कई स्थल है, चीरांद वलग है, सरायनेर है, ऐसे कई स्थल है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मुख्य पर दोस्तों प्रहार करना है। चलिए तो यह तो हुआ मध्य पाषाण काल। अब जो है साथियों नव पाषाण काल, नव पाषाण काल में क्या होता है, ध्यान रखना। नव पाषाण काल में दोस्तों मानव के जीवन में एक आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। वो क्या होता है साथियों, इस काल में मानव आधुनिक मानव की तरह प्रयोग करने लग जाता है। कैसे? सबसे पहले तो शिकार जो करता वो यहां पर भी था, लेकिन शिकार कम करने लग गया और इसके लिए दोस्तों विकल्प के रूप में कृषि करनी शुरू कर दी, पशुपालन शुरू कर दिया। तो पशुपालन से दूध, दही, मक्खन भी इन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। दूसरी बात कृषि करनी शुरू कर दी, तो कृषि से जो अनाज पैदा होता वो दोस्तों भोजन के रूप में प्रयोग में लेना शुरू कर दिया। तीसरी बात जो है पहिए का आविष्कार हो गया, तो दोस्तों गाड़ियां जो है प्रयोग करना शुरू कर दिया। और गाड़ियों का जब प्रयोग किया तो उन्होंने जो कुत्ते पालते थे तो खींचने के लिए कुत्ते का प्रयोग करते थे। चौथी बात दोस्तों यहां से पशुपालन
शुरू हो ही गया। दोस्तों कृषि की शुरुआत हुई तो सूत काटने की कला आई। पशु पालन में जो भेड़ बकरी पालते तो उनकी जटों से ऊन का निर्माण किया जाता। तो इस प्रकार कपड़े पहनना शुरू कर दिया मानव ने, जबकि यहां पर मानव जो है पेड़ पौधों की छाल से अपना तन को ढकता था। इसलिए यह ध्यान रखें, यहां पर आमूल चूल परिवर्तन हो गया मानव के जीवन में। मानव ने अनाज संग्रहण करने के लिए मृद भांड का प्रयोग किया, स्थायी निवास रहना शुरू कर दिया, बस्तियां बसा दी। इसलिए साथियों इस काल को ध्यान रखना, इस काल शब्द का, नवपाषाण काल शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया वो तो किया था सर जॉन, नाम आराम से लिखना, सर जॉन लुबॉक ने किया। लुबॉक ने किया, लुबॉक नाम आवाज पर ध्यान दें। और किस पुस्तक में किया? प्री हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, प्री हिस्ट्री ऑफ टाइम्स में किया था इस काल का प्रयोग, नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग, ठीक है ना, प्री हिस्ट्री ऑफ टाइम्स में किया। लेकिन साथियों ध्यान से सुनना, गॉर्डन चाइल्ड एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, गॉर्डन चाइल्ड। इन गॉर्डन चाइल्ड ने इस नवपाषाण काल को क्या कह दिया? एक क्रांति की संज्ञा दे दी, नवपाषाण क्रांति, क्योंकि मानव के जीवन में एक आमूल चूल परिवर्तन हो चुका था। तो बस इतना आप जरूर ध्यान रखें। अगर आपको नवपाषाण कालीन स्थल पूछ ले साथियों तो वैसे तो खूब है, लेकिन मुख्य रूप से जैसे मेहरगढ़ है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश वाला है, सोवन घाटी वाला क्षेत्र भी है, यह दोस्तों बुर्ज होम माना जाता है। ऐसे कई ऐसे स्थल हैं जो आप ध्यान रखें। तो यह जो है हमारा दोस्तों प्राचीन भारत का प्रथम चैप्टर खत्म होता है। आगे हमने दोस्तों पुरातात्विक स्रोत शुरू कर रखे हैं। कल मैंने आपके सामने अभिलेख रख दिए थे। दोस्तों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। एक किताब जो है मुख्य रूप से अपने पास में रखें या मार्गदर्शिका, उनसे मिलान करते हुए चले। कहीं कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है साथियों। अगर मुंह से कोई आवाज निकल भी जाए गलत तो आप कंफ्यूजन नहीं हो, किताब में आप मिलान कर ले हो। दोस्तों ऐसा थोड़ी है कि हम कोई गूगल बॉय है जो आपने सर्च किया वो हो जाएगा। बाई चांस इस निश्चित सीमा में एक वीडियो आपके सामने रख रहे हैं तो बाई चांस आवाज निकल जाती है। और 1842 वाला जो मेरे दिमाग से मिस हो गया मैं आपके सामने कमेंट कर दूंगा साथियों। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।